किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सहकार और रोजगार उत्सव नाम से जयपुर में सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर है जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को साल 2025-26 से शुरू कर 6 वर्षों के लिए दी मंजूरी। योजना के तहत 100 चयनित कृषि जिलों को किया जाएगा विकास। अश्विनी वैष्णव ने बताया, एआई मिशन के तहत 10 लाख लोगों को फ्री में दी जाएगी ट्रेनिंग, जिसमें 5.5 लाख CSC से जुड़े लोग भी होंगे शामिल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मनाया 97वां स्थापना दिवस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने 2014 के बाद देश में फसल उत्पादन 2.5 गुना बढ़ा है प्रतिवर्ष। फलों और सब्जियों के उत्पादन को बताया संतोषजनक। बेहतर मानसून के कारण चीनी उत्पादन में 2026 में 15% की वृद्धि का अनुमान। चीनी की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलने की उम्मीद। चीनी निर्यात को फिर से शुरू करने में भी मिल सकती है मदद। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों के दौरान, जबकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की जताई संभावना। कई राज्यों में भारी बारिश के बाद जलभराव और नदियों के जलस्तर में देखी जा रही है बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने दादिया गांव में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। इस सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों का लाभ उठाने पर चर्चा रही है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का विषय है, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। हमारे देश की बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की गूंज खेतों, गांवों और शहरों में सुनाई देती है। देश की सहकारी समितियां इनका एक मौन किंतु शक्तिशाली आधार है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने तक सहकारी समितियों ने समावेशी विकास का ताना बाना बुनने और सहकार से समृद्धि की भावना का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार ने देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जिस तरह से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसी तरह मोदी सरकार ने अब कृषि के मोर्चे पर सबसे पीछे रह गए 100 जिलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। इस बार के बजट में इस योजना का ऐलान किया गया था, जिसे आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना पर सालाना 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके तहत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। इसका फायदा देश के 1.7 करोड़ किसानों को सीधे फायदा मिलेगा। कृषि क्षेत्र और देश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि सेक्टर के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को साल 2025 और 26 से शुरू कर 6 वर्षों के लिए शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए 100 चयनित कृषि जिलों का विकास किया जाएगा। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि
का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। इस योजना का लक्ष्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि तरीकों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना है। सालाना 24,000 करोड़ रुपए के खर्च वाली इस योजना के लिए 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। 11 विभागों की 36 योजनाओं कन्वर्जेंस के माध्यम से पूरी तरह से हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे, सैचुरेट करेंगे एक तरह से। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएगा तो पीपीपी मोड पे भी कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी जोड़ेंगे। और लगभग 100 जिले हम चिन्हित करेंगे। अक्टूबर के रबी सीजन से, अक्टूबर में लगभग रबी की बुआई शुरू होती है, इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे। सरकार की इस नई योजना पर किसानों ने खुशी जताई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम धन धान्य योजना की कैबिनेट में स्वीकृति दी है, इससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये एक अच्छी योजना है। अगर ये सही से धरातल तक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच गई तो कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास आएगा और किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी। इस योजना से उम्मीद है कि हमें किसानों को लाभ भी होगा, जिससे मतलब कि खेती बाड़ी भी बढ़िया से हो सकेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं कि किसानों के हित की ही बात वो हमेशा करते आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब तक रहेंगे कि हम लोग किसान जितना भी हैं उनसे खुशहाल हम लोग रहते हैं। इस योजना के जरिए करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिल सकेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किसानों की बेहतरी के लिए किया गया फैसला बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम अपने किसान भाई बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में पीछे रह गए जिलों में फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की आमदनी भी बढ़ेगी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट के इस फैसले को किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, आज का दिन देश के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर में 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट चयनित किए जाएंगे, जहां 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय कर वैज्ञानिक व आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कदम खेती को लाभकारी, किसान को आत्मनिर्भर और गांव को समृद्ध बनाएगा। किसान कल्याण की दिशा में इस कदम के लिए मोदी जी का आभार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई मिशन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसके तहत 10 लाख लोगों को फ्री में एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 5.5 लाख सीएससी से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। आप सबको फ्री में एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस एआई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है कि करीब 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। तो आप सब उसमें 5.5 लाख वीएलईज अपने हैं, आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। और नई दिल्ली के पूसा भवन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में फसल उत्पादन 2.5 गुना प्रति वर्ष बढ़ा है। हमारा खाद्यान्न है फूड ग्रेन, उसका उत्पादन हरित क्रांति के दौरान 66 to 79 2.7 मिलियन टन हर साल बढ़ा पर ईयर। इन 80 to 90 6.1 मिलियन टन, 90 to 2000 3.9 मिलियन टन,
और 2000 टू 13-14 3.9 मिलियन टन। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक ये बढ़ा 8.1 मिलियन टन पर ईयर। हरित क्रांति में जिसको हम कहते हैं देश की दिशा बदल दी कृषि की, उससे 2.5 गुने से 3 गुने से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है पिछले 10-11 सालों में। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश में वर्ष 2014 के बाद से फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए देश के किसानों और वैज्ञानिकों को उत्पादन के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए भी धन्यवाद दिया। और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सामान्य से बेहतर मानसून के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ने की उम्मीद है। प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में बेहतर उपज की उम्मीदों के साथ इस वर्ष चीनी उत्पादन में 2026 में 15% की वृद्धि का अनुमान है। इस वृद्धि से घरेलू आपूर्ति में सुधार होने और चीनी की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। 2026 के चीनी सीजन में भारत का सकल चीनी उत्पादन लगभग 35 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की तुलना में 15% अधिक है। ये वृद्धि मुख्य रूप से अनुकूल मानसून की स्थिति और प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ने की खेती के क्षेत्र और पैदावार में वृद्धि के कारण होगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां गन्ने की खेती प्रमुख है, बेहतर मानसून के कारण गन्ने की पैदावार में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे चीनी निर्यात को फिर से शुरू करने में भी मदद मिल सकती है, जो पिछले कुछ वर्षों से सीमित था। हालांकि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने यह भी कहा कि चीनी मिलों के लिए मार्जिन लाभ मामूली रहेगा, क्योंकि एथेनॉल की कीमतों में संशोधन की आवश्यकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण सह उत्पाद है जो चीनी मिलों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिहार के गोपालगंज में किसान आधुनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मीरगंज जिले के किसान निखिल गुप्ता 10 एकड़ जमीन में ड्रैगन फ्रूट्स, मशरूम, केला व पपीते का उत्पादन कर लाखों रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। निखिल का कहना है कि मैं सिर्फ आधुनिक खेती करता हूं, यहाँ स्ट्रॉबेरी, मशरूम, ड्रैगन, पपीता व केले की खेती करता हूं। अभी ड्रैगन व मशरूम तैयार है। ड्रैगन से 2 कट्ठे पर सालाना 15,000 रुपए आमदनी हो जाती है। उत्पादन को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय बाजार व गोरखपुर तक डिमांड रहती है। किसान पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आधुनिक खेती करता हूं। मैं स्ट्रॉबेरी भी लगाता हूं, मेरे पास मशरूम की भी खेती है और ये ड्रैगन फ्रूट का है। ये 1.5 एकड़ में हमने लगा रखा है ड्रैगन फ्रूट, और इसमें 1.5 एकड़ में मोटा मोटी जो फल दिख रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि साल का 4 लाख रुपया का आमदनी हो जाएगा। इकट्ठा 10 से 15,000 रुपया किसान आराम से इससे बना सकता है। स्ट्रॉबेरी का फार्मिंग करते हैं, पपीते का फार्मिंग करते हैं, बनाना है हमारे पास, और मशरूम की भी खेती हम करते हैं 12 महीना। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोक पर्व हरेला पर आयोजित उत्सव में शामिल हुए और रुद्राक्ष का पौधा लगाया। प्रकृति से जुड़ा त्योहार अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें लोग अच्छी फसल की कामना करते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत में अगले 2 दिनों के दौरान और अगले 6 से 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। कल देर रात केरल के कोझिकोड के कई हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। IMD ने उत्तराखंड, उत्तर पंजाब, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पहले मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के सतना, सीधी, उमरिया और रेवा के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया था। वहीं बिहार में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गर्जन के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं ओडिशा, झारखंड में रिमझिम बारिश के अलावा तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है।
लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश के बाद जलभराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा की मंडियों में आम की आवक बुधवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 15 जुलाई को आम का भाव रहा 3000 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव हो गया 3000 रुपए और भाव रहा 3000 रुपए। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान आम के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 15 जुलाई को आम का भाव था 4400 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 4200 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आम के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 जुलाई को आम 2500 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बीते मंगलवार को आम का भाव था 2560 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 40 रुपए चढ़कर 2600 रुपए पर हुए। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गुड़ का भाव रहा 4250 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4255 रुपए। जबकि राज्य की ही आनंद नगर मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 जुलाई को गुड़ का भाव था 4100 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 4200 रुपए पर हुए। हर गांव मंडी की बात करें तो यहाँ 15 जुलाई को गुड़ का भाव था 3100 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव 100 रुपए चढ़कर 3200 रुपए पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक प्रमुख व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, कीनिया और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में तिल, बाजरे और उड़द की बुवाई का काम करें। वहीं संक्रमणकालीन मैदानी इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था करें। खराब अंकुरण से बचने के लिए बारिश की वर्तमान अवधि के बाद बाजरा, ग्वार, मोठ और मूंग की बुवाई करें। पहले से बोई गई फसलों से बारिश का फालतू पानी बाहर निकालें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में धान की रोपाई करें। यहाँ के किसान मक्का, सूरजमुखी और बाजरे की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तरी बिहार में पर्याप्त बारिश की कमी को देखते हुए ऊपरी और मध्यम भूमि वाले इलाकों में धान की रोपाई ना करें। यहाँ के किसान ऊपरी भागों में तिल की बुवाई शुरू कर सकते हैं। वहीं उत्तरी बिहार में लंबी अवधि वाले धान के खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कम अवधि वाली धान की फसल में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। झारखंड की बात करें तो यहां पश्चिमी पठार क्षेत्र में बारिश की संभावना को देखते हुए
कोई भी फसल बोने से पहले खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की होने पर रोपाई का काम करें। इसी तरह बुवाई के 3 सप्ताह बाद रागी की रोपाई करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ की धान की रोपाई करें। धान की रोपाई के बाद 10 दिनों तक खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में खरीफ की धान में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में अमन धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। 4 श्रेणी में 78 पुरस्कार दिए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में यमुना वाटिका का दौरा किया। वो अपनी पत्नी के साथ बांस थीम वाले बांसेरा पार्क में गए। धनखड़ ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर खुशी जाहिर की। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। धीरे धीरे हापुड़ में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और परिवर्तन लक्ष्यों पर केंद्रित ऊर्जा संवाद में हिस्सा लिया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के पास तेल आपूर्ति के पर्याप्त स्रोत मौजूद हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर महान फिल्मकार और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति की मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग की इच्छा जताई है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिए गए बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की इंटेलिजेंस साइकोफ्रांसी में लीन है। दिल्ली में दक्षिण पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल टीम ने पालम गांव इलाके से 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं।
दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल को ये धमकी दी गई है। वहीं हौसखास स्थित मदर इंटरनेशनल और पश्चिम बिहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल आया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।